दोस्तों, मुसीबतों से घिरे मोदी जी पर आज देश का जेनजी यानी युवा भारी पड़ गया। दिल्ली के जंतर मंतर में अपना पहला आंदोलन कर रहे जेनजी ने आज शाम मोदी को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर ये जो आंदोलन है और तेज होगा। हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। अब दोस्तों, जेन जी के इस अल्टीमेटम से मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह इतना घबराए क्यों? ये बेचैनी इतनी क्यों है? क्या उनको लगता है कि जो बांग्लादेश में जेन जी ने किया, यानी 16-17 साल से लेकर जो 28-29 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, उन्होंने जो बांग्लादेश में किया या नेपाल में किया, ऐसा कहीं हिंदुस्तान में तो नहीं हो जाएगा? नेपाल जैसा तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा? क्या इस बात का डर है या कुछ और कारण है? दरअसल जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक कल देर रात तक गृह मंत्रालय की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी जो रिपोर्ट भेजी गई थी, मोदी जी के टेबल पे रखी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद 1000 से 1500 तक के युवा आ सकते हैं। ये रिपोर्ट थी कि अगर अभिजीत दीप के पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो 1000-1500 से ज़्यादा लोग जंतर मंतर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन दोपहर बाद हज़ारों जेनजी, हज़ारों तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बीजेपी के जो समर्थक हैं, मोदी जी के भक्त हैं, उनके बयान पर आपको नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये तस्वीरें देखिए। और इस तस्वीरों से साफ जाहिर है कि 1000-1500 की भीड़ नहीं है, ये भीड़ हज़ारों की है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर पर जंतर मंतर है जहां ये प्रोटेस्ट हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब दोपहर में ही अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं और उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और भी कई नेता थे वहाँ पर, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि 5 बजे, शनिवार की शाम 5 बजे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर इस्तीफा होता है तो आंदोलन समाप्त हो जाता है, इस्तीफा नहीं होता है तो फिर यह आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश भर में होगा। अब जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो उनके काफ़ी आप कह सकते हैं आँख के तारे रहे हैं, आरएसएस की भी बैकिंग है, भला धर्मेंद्र प्रधान को वो 3 घंटे के अंदर कैसे हटा देते? अब क्यों नहीं हटाए ये मैं आगे बात करूँगा, लेकिन 5 बजे के बाद जब ये धरना समाप्त होता है, प्रोटेस्ट समाप्त होता है, तो अभिजीत दीप के एक ट्वीट करते हैं, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट करते हैं और उस बयान में लिखते हैं, सुनने लायक है, टुडेज प्रोटेस्ट वॉज जस्ट अ ट्रेलर। आज का जो प्रोटेस्ट था मोदी जी, ये तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है। और असली पिक्चर का मतलब है कि अब पूरे देश भर में इस तरह के प्रोटेस्ट जेनजी करने वाले हैं, यानी देश भर की सड़कों पर देश का युवा आने वाला है। तो एक तरफ देश भर में प्रोटेस्ट होगा और दूसरी तरफ अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2-3 दिन के अंदर नहीं होता शिक्षा मंत्री का, तो अगले शनिवार को इसी जंतर मंतर पर इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट जेन जी करेंगे, युवा करेंगे। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी और बीजेपी की जो आप कह सकते हैं उनका जो इकोसिस्टम है, तरह तरह के आरोप तोहमतें लग रही हैं कि पाकिस्तान मदद कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब अमेरिकन एजेंसीज़ मदद कर रही हैं, वो फंड कर रही हैं। लेकिन असलियत ये है कि अभिजीत दीपके ने किसी तरह से दोपहर तक 4 तख्त इकट्ठे किए, उस पर दरी बिछाई, शामियाना तक नहीं था और बड़ी मुश्किल से एक लाउड स्पीकर सिस्टम आया जिस पर वो बोल सकें। ये हालत था। और सच्चाई ये भी है, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, कि ज़्यादातर छात्र ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से आए थे, कोई राजस्थान से आया था, तो कोई बिहार से आया था, दिल्ली के बहुत से छात्र थे। सब अपने खर्चे पर आए, सब अपनी मर्जी पर आए। और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैंने वहाँ मौके पर मौजूद प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से बात करी। सुनिए
प्रोफेसर साहब जो जंतर मंतर पे मौजूद थे क्या बता रहे हैं। दीपक जी देखिए, मैं जंतर मंतर पहुंच गया हूं, लाइव आपसे जुड़ा हुआ हूं और मैं यहां जो दृश्य देख रहा हूं अपने देश के युवाओं को जागता हुआ देख रहा हूं। अभी मुझे लगता था कि हमारे देश के जो जेनजी हैं वो सो रहे हैं, लेकिन जाग गए हैं और मुझे खुशी है सन 74-76 में जब मैं युवा था और जिस प्रकार से हमने सत्ता की चूलें हिला दी थी और सरकार को बदल दिया था, हमें लगता है कि हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अग्निवीर जैसे बच्चों को 4 साल की नौकरी दी जा रही है, 76 साल के लोग नौकरी में जमे हुए हैं। तो ऐसे इस अन्याय के साथ मैं इस आशा के साथ यहाँ आया था। दीपक जी, मैं लाइव आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जंतर मंतर में जो उत्साह देख रहा हूँ बच्चों का, हजारों का हुजूम है, लोग आ रहे हैं, भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं बड़े सवाल पर कि क्या नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान करेंगे, उनका इस्तीफा लेंगे, किनारे कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। अब अगर अंदर की बात समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के अंदर एक लॉबी है जो चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, क्योंकि हर महीने, बल्कि मैं कहूँगा हर पखवाड़े, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, चाहे वो सीबीएसई में धांधली हो, चाहे वो एसएससी जीडी के इम्तिहान में कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है। अगर कुछ नहीं तो आग ही लग गई शिक्षा मंत्रालय में। इसलिए बीजेपी और आरएसएस की एक लॉबी चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन क्या मोदी ऐसा करेंगे? अब इसमें एक सोच और आ रही है सरकार के भीतर। उनका मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी की गई, उनसे इस्तीफा लिया गया, हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया, जो राहुल गांधी भी मांग कर रहे हैं, तो फिर झड़ी लग सकती है इस्तीफों की। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जैसे संगीन इल्ज़ाम, तोहमतें अर्थव्यवस्था को लेकर, अर्थनीति को लेकर इन पर हैं, मैडम पे हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और इनसे कहीं ज़्यादा संगीन आरोप, मैं एप्स्टीन फाइल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन साहब पर है, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी जिसका कबाड़ा हुआ है पिछले साल 1.5 साल में, जिस तरह से भारत झुका है, या हमारी आप कह सकते हैं विश्व गुरु की जो इमेज बनाने की कोशिश थी, तार तार हुई है, उसके मुल्जिम ये भी माने जा सकते हैं। इन पर भी बहुत नाराज़गी है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, और भी कई मंत्री हैं जिनकी छुट्टी मिस्टर मोदी को करनी पड़ेगी। यानी एक धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में कई धर्मेंद्र प्रधान से हाथ धोना पड़ेगा मोदी को, और ऐसा ना हो जाए हाथ धोते धोते अपनी बारी आ जाए कुर्बानी देने की। अब दोस्तों आते हैं एक और मुद्दे पर कि अगर जेन जी का, युवाओं का ये आंदोलन जो पहली बार हो रहा है, तेज होता है, पूरे देश भर में फैलता है, तो फिर मोदी जी पर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जेन जी आंदोलन को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी है, उसमें कुछ और पार्टियां भी, ये थोड़ा शक की निगाह से देख रही हैं अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक को, ये जो बच्चे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं इसके पीछे कहीं सरकार का ही कोई खेल हो। इसकी सच्चाई क्या है? अब ये दो बड़े सवाल हैं, इसको लेकर मैंने आज डॉक्टर सुनीलम को बुलाया। डॉक्टर सुनीलम वांगचुक के साथ भी आंदोलन कर चुके हैं, सोनम वांगचुक के साथ, और आप कह सकते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी उन्होंने आंदोलन किया। पिछले 30-40 वर्षों से जो आदमी मोदी जी के, अगर भाषा में कहूँ, आंदोलन परजीवी है, तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आंदोलनकारी डॉक्टर सुनीलम आज साथ में होंगे। उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। और क्या मिस्टर मोदी कोई रिशफल करेंगे, मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को किनारे कर देंगे? ये मैंने पूछा है अभिषेक कुमार से। अभिषेक, 5 भी बज चुके हैं लेकिन इस्तीफा तो नहीं आया, और मुझे लगता नहीं है कि सूरज ढलने के बाद या अगले दिन तक शायद ही धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान करें मोदी जी और अमित शाह। क्या आपको लगता है कि एक कुर्बानी दी तो फिर किस्तों में कई कुर्बानी देनी पड़ेगी? निर्मला सीतारमण को भी जाना होगा, हरदीप पुरी को भी जाना होगा, जयशंकर भी जा सकते हैं। इस वजह से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सरकार ने चुप्पी साध रखी है। दीपक जी, एक कुर्बानी दी तो आपने कई कुर्बानी की बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान यदि पेपर लीक के मुद्दे पर या फिर सीबीएसई के मुद्दे पर या सीयूईटी के मुद्दे पर अगर नपते हैं या यूजीसी के मुद्दे पर,
तो ये धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी के साथ सिर्फ एप्स्टीन फाइल को लेकर, हरदीप पुरी या विदेश नीति के फेलियर को लेकर, जयशंकर या आर्थिक नीतियों के फेलियर को लेकर निर्मला सीतारमण के इस्तीफे तक मामला नहीं रुकेगा। आज की तारीख में तो पूरी की पूरी सरकार ही दांव पर दिखाई दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कथित तौर पर क्रोनिक कैपिटलिज्म को सीधा सीधा संरक्षण का जो मुद्दा है, उससे पीड़ित नौजवान भी है, उससे पीड़ित किसान भी है, उससे पीड़ित इस देश का पर्यावरण भी है, उससे पीड़ित कहीं ना कहीं इस देश के अलग अलग समाज के लोग भी हैं। तो सीधा सीधा मुद्दा कई जगह जाकर के जुड़ता है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान को बचाना इस सरकार को बचाने के जैसा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ देश के नौजवान हैं। आप नौजवानों को कैसे उनके टकराव है, हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव से ध्वस्त कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। एक बड़ा टकराव है। उधर जो जवान है, नौजवान है, उन्होंने जिद पकड़ रखी, और इधर जैसा अभिषेक कर रहे हैं कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को कंसीड करते हैं, कुर्बान करते हैं, इस्तीफा मांग लेते हैं, तो फिर कई मंत्रियों से इस्तीफा मांगना उन्हें पड़ेगा, और हो सकता है आखिरी बारी जो है मोदी जी की खुद ना आ जाए। सुनीलम जी, आप खुद आंदोलन, एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपने आंदोलनों को समर्पित किया है, आंदोलन की जबान जानते हैं, उसके मर्म को पहचानते हैं, सोनम वांगचुक को भी बहुत करीब से जानते हैं। सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो अभिजीत दीपके हों या उनके साथ जितने और प्रवक्ता वगैरह हैं, सब नए हैं, कच्ची उम्र है, पहली बार मंच पे चढ़ रहे हैं, और पहली बार वो खुद कह रहे हैं कि भाई इस तरह के जो आंदोलन है, पहली बार हम मैदान में उतरे। तो उनको तो हम कच्चा मान के चल रहे हैं, हो सकता है पक्के हों, लेकिन सोनम वांगचुक एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही मैच्योर हैं, कूल माइंड के हैं। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को आगे ले जाने में सोनम वांगचुक सक्षम होंगे, वो एक दशा दिशा तय कर सकते हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि तमाम सारे लोगों ने जो आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसका अन्ना घोषित कर दिया है सोनम वांगचुक को। अब जब अन्ना घोषित कर दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि अन्ना का नाम कोई आजकल श्रद्धा से और अच्छी तरीके से नहीं लेता है ना। वो मतलब लेता है कि ये आदमी तो कहना, हाँ मतलब ये तो जो है आरएसएस का आदमी था और कॉम्प्रोमाइज्ड है और अभी चुप बैठ गया है, इसने युवाओं को धोखा दिया है, और जो है वो ये इस तरीके से लेते हैं। तो अब वो गाली जो है एक तरीके से सोनम वांगचुक के ऊपर वो आ गई है। लेकिन मैं इसको अगर गंभीरता से लिया जाए और अगर सीजेके इसको गंभीरता से लेने का काम करती है, तो मैं ये मानता हूँ, मैं तो इस तरीके से मानता हूँ कि जिसको मतलब एक ट्रक ड्राइवर थे फौज के अंदर, अन्ना हजारे, अगर उनके आंदोलन के बाद में अगर एक सरकार दिल्ली की उलट गई थी और उसके बाद में दिल्ली में और पंजाब में सरकारें दो बन गई थी, तो मतलब ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत स्ट्रेटेजिस्ट आदमी है सोनम वांगचुक, तो फिर तो बहुत कुछ आगे तक जा सकता है। तो मतलब क्योंकि इनकी प्रामाणिकता में, इनकी लीडरशिप में, क्योंकि सरकार सब टेस्ट कर चुकी है, मतलब अधिकतम जो कुछ हो सकता है इस देश में किसी आंदोलनकारी के साथ में हत्या के अलावा, तो ये है कि उसे जेल में डाल दो, एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो। तो उस टेस्ट से ये गुजर चुके हैं और भारत सरकार को ये घुटना टिकवा सके हैं। तो घुटना टिकवाने वाला आदमी है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत दम है। और अगर, लेकिन सवाल ये है, मैं आपको बताऊं कि वो आदमी उसमें बहने वाला नहीं है ना, सेंटिमेंट में आने वाला आदमी नहीं। उसने बहुत भीड़ देखी है, बहुत फैंस देखे हैं उसने, तो वो इसमें इतने जल्दी कि उसने, आपने जो बताई संख्या 2-4 हजार देख लिए, 10 हजार देख लिए, तो उससे वो जो है किसी बात के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसा नहीं है। वो कन्विंस अगर होंगे, और वो कन्विंस जो है, मुझको लगता है कि जो सीजेके की लीडरशिप है, उन्हें जितनी ताकत लगानी चाहिए युवाओं को कन्विंस करने में कि हम लोग, वी मीन बिजनेस, हम लोग गंभीरता से इस सवाल को लेने के लिए आए हैं और हम आखिरी समय तक लड़ेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बिकेंगे नहीं, हम किसी का चेहरा नहीं है, ये दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। अगर वो प्रूव कर पाते हैं युवाओं के लिए, ऐसा ही उन्हें सोनम वांगचुक के सामने भी प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। और अगर वो प्रूव कर लेंगे और सोनम वांगचुक एक ताकत के साथ में आ जाएगा, तो जो ही सोनम वांगचुक आएंगे, त्यों ही देश के तमाम सारे जो आंदोलनकारी समूह हैं, जो खड़े रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ में, फिर कहीं ना कहीं वो लोग भी सोचेंगे कि हमको भी विचार इसको लेकर के करना चाहिए। तो ये एक परिस्थिति है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार बहुत डरपोक निकली।
है ना। सरकार बहुत डरपोक निकली और जो है मतलब असल में सरकार को ने ठीक किया, मतलब अपने हिसाब से सरकार ने ठीक किया कि इनको गिरफ्तार नहीं किया, इनको अनुमति दे दी। जो भी कुछ है इनके अंदर की का गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसको पहुंचने दिया, तो वो ठीक हो गया, है ना। जी 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 अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हो रहा है, देश के युवा जो हैं वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और जेंजी जिसने बांग्लादेश और नेपाल में तख्ते पलट दिए हों, अगर पहली बार वो युवा शक्ति दिख रही है और ए पॉलिटिकल मूवमेंट है, गैर राजनीतिक है, तो इसको मीडिया ने कवर क्यों नहीं किया? अन्ना के आंदोलन को तो कवर किया था। क्या इसके पीछे सरकार की कोई आपको रणनीति लगती है कि इसको हाईलाइट नहीं करना, चाहे न्यूज़ एजेंसी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हो? दीपक जी, अन्ना आंदोलन को ये लोग कवर कर रहे थे तब गोदी मीडिया था ही नहीं, तब मीडिया था। और उस वक्त के प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे कह रहे थे, मनमोहन सिंह, कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। उस वक्त संसद में 3-3 दिन उस आंदोलन के ऊपर, उसके मुद्दों के ऊपर, हाउस के दोनों सदन, पार्लियामेंट के दोनों हाउस इसके लिए डेडिकेट किए गए थे। एक रेजोल्यूशन तक पास हुआ था जी, दोनों हाउस से अलग अलग रेजोल्यूशन पास हुआ था। नहीं, आज फिर आपको क्या लगा? ने लोकसभा में मूव किया और राज्यसभा में अरुण जेटली ने शायद मूव किया था, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था। आज की तारीख में संसद में इसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। गोदीगिरी चरम पर है, ईडी का प्रयोग दूसरी जगह से लेकर मीडिया मालिकों पर भी चरम पर है, चैनल के चैनल तक बिक जा रहे हैं। ये स्थिति इस देश में है, तो गोदी मीडिया भला दिखाएगा? क्यों दिखाएगा? आपको क्या लगता है? महंगाई के ऊपर तो कोई डिबेट नहीं हुई, स्टूडेंट के मुद्दे पर, पेपर लीक पर कोई डिबेट नहीं हुई, फिर इन सब को लेकर के जब छात्र बैठ रहे हैं तो इनको गोदी मीडिया क्यों दिखाएगा? उनके चैनलों को के एंकरों को नौकरी करनी या नहीं करनी है? सुनीलम जी, एक और इशू है जो मुझे लगा कि आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं ऑडियंस को। मैं देख रहा हूँ विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या कुछ और पार्टियां हो, वो थोड़ा सा शक की निगाह से कॉकरोच जनता पार्टी को देख रही है। और मैंने देखा कि बहुत सी विपक्षी पार्टियां समर्थन देने में हिचकिचा रही। ऐसा क्यों है? कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवा हैं, ये जो जेंजी है, इनसे घबराहट चलिए सरकार को तो हो रही है, विपक्ष को क्यों हो रही है? देखिए, घबराहट तो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन में मैं कॉमरेड डी राजा से मिला जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं एमए बेबी जी से मिला जो कि सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं सीपीआई एमएल की लीडरशिप के साथ में मिला। उनको कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, और आयशा तो खुल करके इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस और बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं। अब कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को बहुत इनसिक्योर फील करती है। कांग्रेस, उनको लगता है कि जो है राहुल गांधी के जो है प्रधानमंत्री बनने में ये कोई रास्ते में आ रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि एनएसयूआई तो पहले से ही आंदोलन कर रही थी। एनएसयूआई तो पहले से ही जो है लगी हुई है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में। तो वही लोग बात अगर ये लोग भी कर रहे हैं तो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई इसमें कंट्रडिक्शन है। लेकिन पार्टी के लोग, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, और तमाम सारे, आपने केवल गोदी मीडिया कहा, मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया के भी तमाम सारे लोग, मैं जिन चैनल्स के ऊपर जाता हूं वहां पर मुझसे कह रहे हैं कि भाई ये तो फिर अन्ना 2 हो रहा है, और जो है आप इसके अंदर आप क्यों मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप मुद्दों का विरोध करिए, कि भाई जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, 22 लाख लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, या 80 बार पेपर लीक हुआ, 5 करोड़ छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो वो ठीक है। मैंने कहा बोलिए ना, हमारे से बोलने का क्या मतलब है भाई। और आप अगर हम पे कोई आरोप लगा रहे हैं तो आप लगा लीजिए, पहले भी आरोप लगते रहे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूं प्रामाणिक तौर पे, मैं अन्ना आंदोलन की कोर कमेटी में था, उनकी 28 मीटिंग हुई, 28 की 28 मीटिंग के अंदर था। तो मुझे तो अंदर से कुछ समझ में नहीं आया कि आरएसएस का ये मुखौटा है, लेकिन बाकी सबने वो मुखौटा देख लिया, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि भाई उसके बाद में जो है अन्ना शांत हो गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस लगा लिया। तो लगा सकते हैं लोग, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आंदोलन कोई होता है, और आंदोलन अगर स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है, ये तो सैटारिकल आंदोलन है, मतलब उसको खुद को भी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं रही होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस ने आंदोलन करा दिया, उनसे मैं कहता हूं कि आरएसएस 100 साल का हो गया,
एक आध आंदोलन उसने करा दिया हो तो बताइए, या मोहन भागवत जो है उनको मैं चुनौती देता हूं कि आप एक आध आंदोलन की घोषणा कर दो और करके दिखा दो देश के अंदर। ऐसे आंदोलन खड़े नहीं होते हैं। हम लोगों ने जीवन आंदोलन में लगाया है, बहुत कठिन होता है आंदोलन खड़ा करना, और जो है तो इसलिए आपको शक करने की गुंजाइश नहीं है। और मेरा कहना है कि आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए कि डीप स्टेट से जुड़ा है या आरएसएस से जुड़ा है या किससे जुड़ा हुआ है। अरे इशू सही उठा रहा है ना, और इशू सही है तो उस इशू के ऊपर समर्थन करने का काम करिए और कहिए कि भाई हम सीजी के उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम जो है अभिजीत दीपके को नहीं जानते, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मूवमेंट ठीक है और इस्तीफा होना चाहिए। ये बात तो पॉलिटिकल पार्टीज को कहनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर लेफ्ट की भी पूरी तैयारी है। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात इंडिया ब्लॉक पूरी ताकत के साथ में रखने का काम करेगा। ये मुझे मेरा एक असेसमेंट भी है और इसकी एक जानकारी भी है। अभिषेक, छोटा सा जवाब। 8 तारीख को मीटिंग है इंडिया अलायंस की। हालांकि इंडिया अलायंस में एक आध पार्टी डीएमके जैसी बाहर हो गई, लेकिन इसे हम विपक्ष मान लें, जो मेजर अपोजिशन पार्टीज हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो आज हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगा गया, ये जो जेनजी का ये आंदोलन है, क्या 8 तारीख की बैठक में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टियां, सारी पार्टियां क्या इस पर डिस्कस करेंगी? ये एजेंडा रहेगा? दीपक जी, हम सारी पार्टियों के नेताओं के सोशल मीडिया और ट्विटर पोस्ट को देख रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दीजिए तो बाकी लगभग तमाम, एक पार्टी ने भी विरोध नहीं किया है। एक पार्टी ने भी नहीं कहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके प्रवक्ता, उनके नेता। आज डिम्पल का बयान है, डिम्पल यादव ने कहा है कि हम समर्थन करते हैं, टीएमसी भी समर्थन कर रही है इसमें, संजय राउत, हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी समर्थन कर रही है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को यह बात समझनी होगी कि क्योंकि ऑपोजिशन की ड्राइवर सीट पर कांग्रेस है, अगर वो समर्थन नहीं करेगी तो उसका स्पेस पहले की तुलना में और ज्यादा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई बोफोर्स का और रफाल का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नौजवानों का है। जैसे किसानों का मुद्दा कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये शायद उससे भी बड़ा मुद्दा है, इस देश की भावी पीढ़ी का मुद्दा है। और एक छोटा सा डेटा 10 सेकंड में आपके सामने रखता हूं। इस देश के अंदर 40% से ज्यादा वोटर 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र के हैं। ठीक, सही है, प्रेशर है। आखिरी सवाल है सुनीलम जी, फिर आप आएंगे तो मैं और आपसे विस्तार से बात करूंगा, समय बहुत कम है। आज जिस तरह से ये आप कह सकते हैं पहला शो था इन बच्चों का, और ठीक ठाक इसमें बच्चों ने शिरकत भी की। शाम 5 बजे तक उन्होंने कहा था, अल्टीमेटम दिया था कि इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान, और इस्तीफा दें तो हम इस आंदोलन को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन 5 बजे तक इस्तीफा नहीं हुआ, और फिर ये कहा गया कि अब हम अगले हफ्ते फिर करेंगे और पूरे देश भर में करेंगे। तो आज का अगर मैं आपसे नतीजा पूछूं तो क्या बच्चे भारी रहे मोदी सरकार पर, या मोदी सरकार को एक तरह से रिलीफ मिल गया आज? देखिए, मैं तो बच्चे नहीं कहता, युवा साथी भारी रहे। युवा शक्ति सत्ता की शक्ति के ऊपर हावी दिखाई दी, जो छुप गई जो है इनकी सरकार, क्योंकि इन्होंने शुरू से रिएक्ट नहीं किया है। इनके जितने प्रवक्ता हैं वो तो दिन रात जो है बोलने वाले लोग हैं, बोलना उन्हें आता है, लेकिन उन्होंने जो है वो क्या कर देंगे, गिरफ्तार कर देंगे या रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। तो डरी हुई सरकार है, तो कम से कम युवा शक्ति ने इन्हें डरा दिया, ये मैं उपलब्धि के तौर पर मानता हूं। और हम वो लोग हैं जो उसी जंतर मंतर के ऊपर जॉर्ज फर्नांडिस कॉमनवेल्थ का विरोध करने के लिए वहां पर उतरे थे, और वो थे, और हम उनके साथ में 4-5 लोग थे, और वहां पर उन्होंने डीटीसी की बस पे खड़े होकर के जंतर मंतर पे भाषण दिया। अगले दिन जो है फ्रंट पेज पे 2 फोटो छपे थे, एक कॉमनवेल्थ के हेड्स का और एक जॉर्ज फर्नांडिस का। तो मेरा मतलब है कि आंदोलन कितना छोटा है बड़ा है ये महत्व का नहीं है, लेकिन आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन पूरे देश में इसकी आवाज गूंजी और आगे बढ़ेगी। आज का ये संदेश है। आंदोलन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी रफ्तार क्या है, ये ज़रूरी नहीं है, उसकी आवाज़ कहाँ तक गूंज के पहुँचती है। और ये कह रहे हैं सुनीलम साहब, आंदोलनकारी, कि कहीं ना कहीं ये जो आज का जो एक एजिटेशन था, जो प्रोटेस्ट था, वो सरकार पर एक गहरी डेंट कर गया है, क्योंकि सरकार डरी हुई दिख रही है
खासकर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। और जो अभिषेक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पर ही बात नहीं अटकेगी, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो फिर कई ऐसे मंत्री जिन पर बहुत गंभीर आरोप है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आप कह सकते हैं ऑब्वियसली सेकंड टारगेट हो सकती। तो फिर कई किस्तों में मोदी जी को कुर्बानियां अपने मंत्रियों की देनी होंगी और हो सकता है कि आखिरी कुर्बानी तक मोदी की कुर्सी की ही बात ना आ जाए। बहरहाल आज जो सुनीलम साहब कह रहे हैं, अभिषेक साहब कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, अगर मेरा टेक हो तो मैं मानूंगा कि बच्चों ने मेहनत करी, युवाओं ने एक मेहनत करके दिखाई। जेनजी का आंदोलन है, कोशिश की सरकार ने कि किसी तरह से इस आंदोलन का जो गुब्बार है उसको फोड़ा जाए, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। 1:30 बजे तक जहां 3-4 हज़ार युवा थे, शाम होते होते उनकी संख्या दुगनी हो गई और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। देखना होगा आगे अब क्या होता है, लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि जो तलवार है वो धर्मेंद्र प्रधान के सर पर लटकती हुई दिख रही है, मोदी सरकार पर भी। सुनील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।